नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है जायसी की भावाभिव्यंजना। भारतीय साहित्य शास्त्र में महाकाव्य के जो लक्षण बताए गए हैं उनमें से एक यह भी है कि महाकाव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, वीर और शांत में से किसी एक रस की योजना तथा गौण रूप से अन्य रसों की योजना होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से यदि हम जो जायसी का पद्मा होता है उसके स्वाभाविक श्रृंगार का यदि हम अध्ययन करें तो हमें मिलता है कि वो जो जायसी का श्रृंगार है या जो जायसी का जो काव्य है उसमें श्रृंगार की प्रधानता है, क्योंकि जो जायसी हैं वो सूफी भावना के अनुकूल अपने काव्य में प्रेम की जो आवश्यकता है या उसकी जो भावात्मकता है उसको नितांत आवश्यक मानते हैं। और मूल रूप से पद्मावत एक है भी प्रेम काव्य, इसलिए उसमें श्रृंगार की प्रधानता का होना तो स्वाभाविक है। श्रृंगार के अलावा जिन रसों की योजना एक तरह से कवि ने इस काव्य में की है वो है वीर, करुण और वात्सल्य। अन्य भावों की व्यंजना के लिए पद्मावत में बहुत सी जगह अनेक प्रसंग आए हैं और कवि ने उनको अपने भावों के अनुकूल ही एक तरह से वहाँ पर रचे। तो हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि जायसी की काव्य में जो मुख्य रूप से तो श्रृंगार की प्रधानता है और गौण रूप से वीर, करुण और वात्सल्य रसों का यहाँ पर एक तरह से प्रयोग किया गया है। तो यदि हम बिंदुवार वर्णन करें तो ये जो श्रृंगार रस है इसके ऊपर सर्वप्रथम हम देखेंगे तो श्रृंगार की व्यापकता दो पक्षों में उनके यहाँ पर काव्य में देखने को मिलती है। एक तो संयोग पक्ष है और दूसरा वियोग पक्ष है। तो जायसी ने काव्य में रति भाव के इन दोनों ही पक्षों को अपने साहित्य में, काव्य में या पद्मावत में स्थान दिया है। संयोग पक्ष में कवि ने सजीवता और रसात्मकता का ध्यान रखा है और वियोग पक्ष में उन्होंने वेदना को एक तरह से मुखरवाणी दी है। तो जायसी ने इन दोनों पक्षों को, संयोग और वियोग को एक तरह से एक रूपता का निर्वाह किया है। न तो संयोग के चित्रों में और न वियोग के चित्रों में वो किसी प्रकार से अन्य भावों को एक प्रवेश कराने का वो उन्होंने कोई प्रयास किया है। अब यदि इन दोनों में हम अलग अलग से देखें, जैसे पद्मावती में संयोग श्रृंगार को देखें तो इसमें पद्मावती और नागमती दोनों रानियों में संयोग श्रृंगार देखने को मिलता है। और जो काव्य की नायिका है पद्मावती, उसके पक्ष में यदि हम संयोग की बात करें तो वहाँ पर उसको प्रमुखता से स्थान जायसी ने दिया है। और नागमती और रतन सेन का संयोग का चित्रण भी कवि जायसी ने यहाँ पर किया है। और इस चित्र में केवल ऐसा नहीं है कि संयोग का कोई एक पक्ष ही यहाँ पर दिखाया गया हो, बल्कि उसका बहुपक्ष भी यहाँ पर दिखाया है। अब कवि की तो ये प्रवृत्ति रही है कि वो अपने काव्य में विभिन्न भावों की अभिव्यंजना को दिखाने का प्रयास करता है और यहाँ पर जायसी ने उसे किया है। लेकिन जो नागमती और रतन सेन का जो श्रृंगार है उसमें
मान मनोवल का वर्णन भी उन्होंने किया है, और नागमती के रूठने और फिर रतन सेन द्वारा उसे मना लिए जाने का वर्णन भी। एक तरह से इसको आप संयोग के उस विचित्र भाव को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभ में जो मान करती हुई नागमती है वो पति पर व्यंग करती है। तू जोगी होइगा बैरागी, हों जरी छार भस्यों तो ही लागी। तो इस अवसर पर रतन सेन चाटुकारिता द्वारा नागमती को मना लेते हैं और फिर दोनों का एक तरह से मिलन हो जाता है। कंठ लाई के नारी मनाई, जरी जरी लो बेल सींच पहुँचाई। तो पद्मावती और रतन सेन के आश्रय से संयोग और श्रृंगार की विशेष मनोहारी अभिव्यंजना कवि जायसी ने की है। और संयोग वर्णन में कवि ने प्रथम दृष्टता उत्कंठा से लेकर के मिलन तक के चित्र मतलब अपने काव्य में सहृदयता पूर्वक उतारे हैं। तो सबसे पहले तो प्रथम दर्शन तो जो मिलने की जो उत्कंठा है वो एक हृदयहारी चित्र जायसी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें राजकुमारी पद्मावती के बारात आगमन के समय और उसके बाद में जो उल्लास और प्रेम की अतिशयता का जो चित्रण है वो कवि ने पद्मावती में किया है। उसका एक उदाहरण है, हुल से नैन दरस माते, हुल से अधर रंग रस राते, हुलसा वदन ओप रवि पाई, हुलसी हिया कंचुकी न समाई। अंग अंग सब हुल से को कतौ न समाई, ठावई ठाव विमोई गई मूर्छा तन छाई। इसके अलावा भी पद्मावती रतन सेन के संयोग चित्रों में उनकी जो वो एक तरह से सुहाग रात्रि का भी मादक वर्णन कवि ने किया है। और कवि की कुशलता तो नवोड एक तरह से नवविवाहिता नवपरिणीता की भावना और उसके मिलन के का जो समय है उसकी व्यग्रता का सुंदर चित्रण है जो इसमें किया गया है। उसका एक उदाहरण है, हों बारी हों दुल्हिनी पीव तरुण है सेज, ना जाने कस होइए चढ़त कंत के सेज। तो मिलन का उल्लास उसका चित्रण कवि जायसी ने अपने काव्य में बहुत अच्छा किया है।